तुम? मेरा नाम सुनाया है, मैंने यहाँ पे एफआईआर छुपाने के लिए। आपको कौन नहीं जानता? तशरीफ रखिए। वैसे आपके इस पैर किसकी एफआईआर कटवाना चाहती है? दर्शी बाजार के करीब एक एक्सीडेंट हुआ है, आपको तो पता चल ही गया होगा। उस एक्सीडेंट में सुल्तान नामी बंदे को बेदर्दी से कुचल दिया गया। आप रिश्ते में क्या लगती हैं? इंसानी रिश्ता है मेरा उनसे, और इसे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है क्या नहीं। दिन दहाड़े कत्ल हुआ है, एफआईआर देखिए शनाया जी, एफआईआर सिर्फ करीबी अजीजी के पास है। इस तरह हर गहरे के कहने पर अगर हम एफआईआर काटनी शुरू कर दें तो चल चुका था। लेकिन पुलिस का तो काम है ना कि वो इन्वेस्टिगेट करे। इन लोगों के पास एविडेंस है। अभी आपने एक ड्रामा की क्लिप देखी जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर एक जर्नलिस्ट की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा जस्ट सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो एक रैंडम पर्सन है और उसका विक्टिम के साथ या एग्रीव पार्टी के साथ कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी यही है कि हम लोगों ने डिस्कस करना है कि क्या वाकई ही ये स्टेटमेंट जो इस क्लिप में दिखाई गई है वो एज़ पर लॉ है, सपोर्टेड बाय लॉ है, यानी कि वाकई ही क्या एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपका विक्टिम होना ज़रूरी है या विक्टिम के साथ आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। क्या कोई रैंडम पर्सन एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता? यही आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अगर इसका एक सिंपल लाइन में मैं आंसर दूं तो इसका आंसर है नो। यानी कि ये जो स्टेटमेंट इस क्लिप में दिखाई जा रही है वो एज़ पर लॉ नहीं है, सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है। इसका क्या रीज़न है? इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि अभी जो रिसेंटली हमारी लाहौर हाई कोर्ट के एक रिस्पेक्टेड जज साहिब मिस्टर मोहम्मद अमजद रफ़ीक सर ने एक डिसीजन पास किया है जिसकी साइटेशन है 2025 लाहौर हाई कोर्ट 5989, जो कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। इस डिसीजन में रिस्पेक्टेड जज ने ये पॉइंट हेल्ड किया है कि एफआईआर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है। एफआईआर जमा करवाने के लिए आपका विक्टिम और एग्रीव पार्टी होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआर कोई भी रैंडम पर्सन जमा करवा सकता है, दर्ज करवा सकता है। आपका एफआईआर दर्ज कराने के लिए विक्टिम के साथ किसी किस्म का कोई ब्लड रिलेशनशिप होना ज़रूरी नहीं है। अब ये पॉइंट जो रिस्पेक्टेड जज ने क्यों हेल्ड किया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखें, क्राइम जो है वो प्राइवेट रॉन्ग नहीं है, क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग है। यानी कि क्राइम अगेंस्ट द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट कंसीडर किया जाता है। तो जो चीज़ स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हो, जब वो प्राइवेट रॉन्ग नहीं है, पब्लिक रॉन्ग नहीं है, तो उसका कोई भी ऐसा पब्लिक सिटीज़न, कोई भी शहरी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर उस पर ये ऑब्लिगेशन है कि जब वो क्राइम होता देखे तो वो उसके बारे में रिपोर्ट करे। जैसा कि इस ड्रामा में वो जर्नलिस्ट गई है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, वो उसको पता है, तो इसीलिए वो उसे रिपोर्ट करने गई है कि इस क्राइम को इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। अब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसने इसकी एफआईआर रिजेक्ट कर दी इस ग्राउंड पे कि भाई आप का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और आप डायरेक्ट विक्टिम नहीं हो, आप डायरेक्ट पार्टी ऑफ द सूट नहीं हो, आप एक रैंडम पर्सन हो। अब अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट जो कि रिसेंटली अनाउंस हुई है, उसमें इस स्टेटमेंट को बुरी तरह से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है कि हमारा कानून इस तरह की किसी स्टेटमेंट को अलाउ नहीं करता। हमारे लॉ में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। हमारा लॉ तो कहता है कि कोई भी आम शहरी, कोई भी सिटीज़न एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर अपनी पब्लिक ड्यूटी को समझते हुए, बेशक उसका केस के साथ, विक्टिम के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं है, अगर उसने क्राइम होता देखा है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकता है और जो एफआईआर इसी दर्ज करवाता है वो बिल्कुल लीगल और ऑथेंटिक होती है, एज पर लॉ होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि चलो ठीक है, ऐसा है और जजमेंट तो आई है अभी 2025 में, तो इसका मतलब शायद अब जो है वो हमारे मुल्क के कानून इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। हो सकता है प्रीवियस ईयर में एग्री करता हो, क्योंकि वैसे भी ये ड्रामा जो है वो पुराना है, ये अभी का नहीं है, ड्रामा 2022 का है और जजमेंट जो है वो 2025 की है। अब हमें ये समझना है कि क्या आया जिस टाइम ये ड्रामा बना उस टाइम भी हमारे मुल्क का कानून क्या स्टेटमेंट को सपोर्ट करता था?
तो तब भी इसका आंसर नो ही है। क्यों? क्योंकि तब भी हमारे पास लॉट ऑफ जजमेंट्स हैं, इवन कि हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ पर भी इसके मतलब बहुत सारी जजमेंट हैं जो कि इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक भी और इंडिया के कवानीन के मुताबिक भी और अदर फॉरेन कंट्रीज़ के कवानीन के मुताबिक भी FIR दर्ज करवाने के लिए आपका विक्टिम होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी बंदा, एक पब्लिक सिटीज़न जो है, वो एक शहरी, अपनी पब्लिक ड्यूटी के तौर पर ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न FIR दर्ज करवा सकता है, क्योंकि क्राइम ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, पब्लिक रॉन्ग है। और FIR का मकसद वैसे भी उसका ट्रायल करना नहीं होता। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। FIR का जस्ट पर्पस होता है कि आप एक क्रिमिनल मशीनरी स्टार्ट कर दो अगेंस्ट द एक्यूज, ताकि उसके अगेंस्ट फौरी तौर पर एक्शन लिया जा सके, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है कि सबूत मिटा दिए जाएं उस ऑफेंस का। इसलिए फौरी तौर पर एक्शन लेने के लिए जो है वो FIR जितना जल्दी हो सके सबमिट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर FIR डिले होती है तो प्रोसिक्यूशन का केस भी ख़राब हो जाता है। तो इसी मकसद के नज़र ये चीज़ हेल्ड की गई है। हमारी लॉट ऑफ जजमेंट्स में हमारे मुल्क की बहुत सारे डिसीजन हैं इस चीज़ के हवाले से, जो कि इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि FIR कोई भी रैंडम पर्सन कर सकता है। आपका विक्टिम होना ज़रूरी नहीं, आपका एग्रीव पार्टी होना ज़रूरी नहीं, आपका जो है वो ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी नहीं। विक्टिम के साथ पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आप FIR जमा करवा सकते हो। मतलब अगर आपको अथॉरिटी दे देता है विक्टिम या उसके घर वाले, तो तब भी आप FIR दर्ज करवा सकते हो। अब इस चीज़ के हवाले से हमारे पास बहुत सारी जजमेंट हैं हमारी कंट्री में। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये रेफरेंस के नाम से हेडिंग शो हो रही है कि यहाँ पर पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 11 तक जो है ये जजमेंट है, जिसमें से 10 जो जजमेंट है वो इंडियन जजमेंट है, 9 और 10 जजमेंट। लेकिन ये इतनी सारी जजमेंट आपको ये शो कर रही हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे मुल्क का कानून कभी भी इस स्टेटमेंट के साथ को वेरीफाई नहीं करता था कि FIR सिर्फ और सिर्फ विक्टिम या उसके घर वाले ही करा सकते हैं, कोई रैंडम पर्सन नहीं कर सकता। तो अब अगेन क्वेश्चन ये रेज होता है कि फिर ऐसा ड्रामा क्लिप में क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो ये ड्रामास बनाए जाते हैं इनकी भी प्रॉपर एक लीगल टीम होती है, उनके साथ कंसल्ट करके ही कोई चीज़ जो है वो ऑन एयर की जाती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम पीरियड है और यहाँ जो है इससे बहुत सारी ये एक प्रोडक्टिव कंटेंट होता है। कोई भी चीज़ इस तरह के मौजू पे अगर कोई ड्रामा बनाया जाता है तो उसमें आवाम को इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, उनमें शोर पैदा किया जा रहा होता है। तो ऐसा क्यों इधर दिखाया गया है, तो इसके पीछे भी एक बाकायदा एक लॉजिक है। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि देखें, अभी ये जो जजमेंट अनाउंस हुई है इसको ज़्यादा पजीराई मिल रही है। जो इससे पहली वाली जजमेंट थी, बात तो उनमें भी यही की गई थी, लेकिन इस वाली जजमेंट को ज़्यादा पजीराई मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जुडिशल सिस्टम है उसकी ये मिसमैनेजमेंट है कि वो इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रही। उनमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, उन्हें लेक ऑफ अवेयरनेस है, वो पुराने असूलों के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। यानी कि हमारे मुल्क में जजमेंट्स तो थी जो कि इस आइडिया को सपोर्ट करती थी कि FIR कोई भी रैंडम पर्सन कर सकता है, पावर अटॉर्नी के जरिए जा सकती है और आपका विक्टिम और गिव पार्टी होना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास इस जजमेंट के आने से पहले भी जजमेंट थी, लेकिन हमारी जुडिशरी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही थी। इसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि वो अपने पुराने असूलों पर ही चल रही थी। और पुराने असूल उसके क्या थे? पुराने असूल उसके यही थे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट बार है। अब किस तरह बार है वो, ये पुराना असूल यही है हमारे मुल्क के कानून में। इस जजमेंट के आने से पहले यही असूल चल रहा था हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर कि रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो बार था। यानी कि ना तो प्रोसिक्यूशन अपना केस फाइल कर सकता था किसी अटर्नी के थ्रू, और ना ही जो एक्यूज्ड है वो अपना केस डिफेंड कर सकता था किसी पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू किसी और बंदे को इख्तियार देके। उन दोनों पार्टीज़ के ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग में डायरेक्टली तौर पर जो है वो उनकी प्रेजेंस जो है वो मैंडेटरी थी, उनका मौजूद होना ज़रूरी था। ना वो दावा अपना आगे चला सकता था, ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था प्रोसिक्यूशन किसी भी अटर्नी के थ्रू, किसी पावर अटर्नी के थ्रू, यानी किसी और बंदे को भेज दे, अपनी तरफ से इख्तियार दे दे, और ना ही एक्यूज अपने इस केस को डिफेंड कर सकता था। इन दोनों के लिए जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर एज पर द लॉ ऑफ आवर कंट्री ये प्रिंसिपल सेट कर दिया गया था कि इन दोनों की जो मौजूदगी है, इनकी जो प्रेजेंस है वो मैंडेटरी थी। और इस आइडिया से जो जजमेंट सपोर्ट करती थी वो थी 2025 सॉरी इस आइडिया से जो जजमेंट रिलेट करती थी, ये जो रेफरेंस पे आपको पॉइंट 1 से 4 तक शो हो रही वो थी, यानी 2024 लाहौर हाई कोर्ट 381 और ये अदर।
ये सारी जो है वो इस प्रैक्टिस को इनकरेज करती थी। अब ऐसा क्यों था कि एक साइड पे मुल्क के अंदर सिविल और फैमिली, रेंटल, अदर केसेस, अदर लीगल मैटर्स, वहाँ पर तो पावर ऑफ अटॉर्नी का इख्तियार था, मतलब कोई भी आप रैंडम पर्सन उसको अपनी तरफ से मुख्तारनामा दे के इख्तियार दे देते थे कि वो आपकी तरफ से प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर ले। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर ये प्रैक्टिस बार क्यों थी? तो इसके पीछे यानी कि जो ओल्ड प्रिंसिपल हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अभी तक इस जजमेंट के आने से पहले चल रहा है, वो ऐसा क्यों चल रहा था, इसके पीछे क्या लॉजिक थी? तो इसके पीछे लॉजिक ये थी कि भाई हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करता है तो वो सिर्फ 3 पार्टीज को करता है। नंबर 1 कंप्लेनेंट, नंबर 2 एक्यूज एंड नंबर 3 विटनेसेस को। और इनको वो अलाउ क्यों करता है? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि भाई देखें, आपने जब भी कोई केस में पार्टिसिपेट करना है तो आपने फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं, और फैक्ट्स एज पर द लॉ ऑफ आवर स्टेट, फैक्ट्स आप वही डिस्क्लोज कर सकते हैं जो कि आपने या तो अपनी पर्सनली देखे हों, सुने हों, या आपने किसी और सेंसेस से प्रिजर्व किए हों। वही फैक्ट जो आप डिस्क्लोज करेंगे तो वो फैक्ट एविडेंस आपकी डायरेक्ट मानी जाती है, और एज पर आर्टिकल 71 ऑफ यूएसओ वो टेस्टिमनी वैलिड होती है, ऑथेंटिक होती है, एडमिसिबल होती है। जबकि इसके बरक्स अगर कोई मुख्तारनामा दे के किसी बंदे का इख्तियार दे दे कि आप मेरी तरफ से जो है वो फैक्ट डिस्क्लोज करो केस के, तो क्या उसने वो उसकी ज़ात पे वो पर्सनली फैक्ट गुजरे थे? क्या उसने वो चीज़ें बाकायदा खुद देखी थी, महसूस की थी? तो वो जो गवाही देगा वो तो हेयर से एविडेंस हो जाएगी, और हेयर से एविडेंस यानी सुनी सुनाई शहादत हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक एडमिसिबल नहीं है। तो सिर्फ इसी लॉजिक की वजह से हमारे मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू एफआईआर दर्ज करवाना वैलिड नहीं माना जाता, और किसी रैंडम पर्सन को क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनाया जाता इन प्लेस ऑफ कंप्लेनेंट, एक्यूज एंड विटनेस। वो कहते हैं कि आप खुद ही डायरेक्टली तौर पर ही पार्टिसिपेट करो कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर। अब आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए इस फैक्ट के हवाले से जो कि शो कर रहे हैं। एक पॉइंट तो सपोर्ट कर रहा है कि एफआईआर पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है। आपका विक्टिम और एग्रीव पार्टी होना ज़रूरी नहीं है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आपका विक्टिम के साथ कोई ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी रैंडम पर्सन एफआईआर दर्ज करवा सकता है, जिससे ये 2025 लाहौर हाई कोर्ट 5989 जजमेंट, जिसमें ये और उसके अलावा प्रीवियस जजमेंट भी जो मैंने आपको दिखाई जो कि इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड हमारे मुल्क में क्रिमिनल और जस्टिस सिस्टम का जो ओल्ड प्रिंसिपल चल रहा है वो कहता है कि नहीं, कोई बंदा जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करा सकता विक्टिम के अलावा कोई रैंडम बंदा, और आपका डायरेक्टली तौर पर ही उस प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड जजमेंट जो हैं वो ये 2024 लाहौर हाई कोर्ट 381 और अदर ये पॉइंट 1 से लेकर 4 तक हैं, ये इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पर अगेन ये डिस्प्यूट रेज हो जाता है कि हमने किस जजमेंट को सपोर्ट करना है। ज़ाहिर सी बात है, हमने जो ये रिसेंट लेटेस्ट आई है लॉ का प्रिंसिपल है कि जब किसी एक मैटर के मतलब 2 चीज़ें हों, कंट्राडिक्ट कर रही हों, तो जो लेटेस्ट आती है वो प्रिवेल करती है। तो जो लेटेस्ट आई है ये 2025 लाहौर हाई कोर्ट 5989, यही जजमेंट प्रिवेल करेगी। और ये जजमेंट क्यों प्रिवेल करेगी, ऐसा पॉइंट क्यों हेल्ड किया है हमारे रिस्पेक्टेड ज्यूरी ने, वो अभी हम लोग समझते हैं। लेकिन अगेन अगर इसी ड्रामा के क्लिप को भी मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पहले भी हमारे मुल्क का कानून इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता था, उसके मतलब भी मैंने आपको काफ़ी जजमेंट कोट कर दी, और अभी भी हमारे मुल्क का ये कानून नहीं है। अगर अभी आज के दौर में आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपका विक्टिम होना ज़रूरी है, एग्रीव पार्टी होना ज़रूरी है, आपका ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है, उसके साथ कोई रैंडम पर्सन एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता, या जो है पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। और अगर वो कहे कि कैसे, तो फिर आप उसे ये जजमेंट का हवाला दें कि भाई आप ये जजमेंट रीड करो। इस ड्रामा के अंदर अभी यहाँ पर मेरा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो नहीं है, टॉपिक तो मेरा जो है मैं उधर ही लेकर चलूँगी। लेकिन अभी इस ड्रामा की क्लिप में अगर देखें तो अभी एक और मिस्टेक अभी आपको नज़र आएगी। जिन बंदों को लॉ की इन्फॉर्मेशन है उन्हें तो ये अंदाज़ा हो गया होगा कि और क्या मिस्टेक है इस ड्रामा में। एक और मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो जर्नलिस्ट के साथ बाकायदा वो गवाह लेकर आई थी, और वो उस गवाह जो है वो चांस विटनेसेस थे, क्योंकि वो उस जगह पर से गुजर रहे थे और उन्होंने वो सारा वाक़या होते हुए देखा था।
उनके पास एविडेंस था, इसका मतलब वो फैक्ट्स उन्होंने खुद रिसीव किए थे, उन्होंने देखे थे। तो स्टिल जो पुलिस ऑफिसर ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, मुझे नहीं पता उसने क्यों नहीं की, क्योंकि वो असल में तो पुलिस ऑफिसर नहीं ना था कि उसे लॉ की इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर तो ये एक्शन था ही इनवैलिड हर तरह से ही, एज पर लॉ नहीं था, एज पर सपोर्टेड बाय लॉ नहीं था। अब अभी तक आपको ये पॉइंट तो समझ आ गया कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई चीज़ आपको अगर आप एक रैंडम पर्सन हो एफआईआर दर्ज करवाने से नहीं रोकती, और इसके मतलब हमारे पास काफ़ी सारी जजमेंट्स भी हैं। अब हम चलते हैं जजमेंट की समरी की तरफ कि आया ये जो पॉइंट जो है वो मिस्टर जस्टिस ने हेल्ड किया कि एफआईआर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती, दर्ज कराई जा सकती है, और आपका विक्टिम एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है, कोई रैंडम पर्सन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ये पॉइंट उन्होंने किस रेशो डेसिडेंडी, किस रीजनिंग की बेस पर उन्होंने ये पॉइंट हेल्ड किया, तो ये हमें तभी समझ आएगा जब हम इस केस को, इस डिसीजन की, इस जजमेंट को की डीप एनालिसिस करेंगे। तो इसको मैंने समराइज़ किया है 4 फैक्ट्स के अंदर इस जजमेंट को। सबसे पहले हम लोग इसके फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इसके इशू जो इस जजमेंट में हेल्ड हुआ था, फिर हम लोग इसके साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशन डील करते हैं वो, और लास्ट में हम लोग 5 पोर्शन में सो इसे डिवाइड किया, फिर एनालिसिस, और लास्ट में कंक्लूजन को हम लोग इसके कंक्लूड करेंगे। सो फैक्ट्स इस केस के सिंपली बेसिक ये हैं कि जिस टाइम ये डिस्प्यूट रेज हुआ, इस केस के फैक्ट्स बेसिकली ये हैं कि डिस्प्यूट के टाइम पे जो कंप्लेनेंट था मिस्टर मिर्ज़ा मजहर बेग, वो एक, यानी जिस टाइम दोनों पार्टीज़ के दरमियान, कंप्लेनेंट और एक्यूज़ के दरमियान डिस्प्यूट रेज हुआ, उस टाइम जो कंप्लेनेंट था मिर्ज़ा मजहर बेग, वो एक ओवरसी पाकिस्तानी सिटीज़न था, मतलब उसकी पाकिस्तान में रिहाइश नहीं थी। वो उस टाइम कनाडा में रह रहा था जिस टाइम उसका एक्यूज़ के साथ डिस्प्यूट रेज हुआ। इस डिस्प्यूट को रेज होने से पहले उसकी एक 9 एकड़ लैंड थी ज़िला शेखुपुरा पाकिस्तान के अंदर, जो कि उसने लीज पे दी हुई थी एक्यूज़ को, यानी मिस्टर मिर्ज़ा याहिया बेग को। होता क्या है कि 2024 के अंदर वो अपनी इस लैंड को वापसी का मुतालबा करता है एक्यूज़ से कि मुझे मेरी ये लैंड वापस कर दो। अब चूँकि उसने लैंड वापस नहीं करनी होती, तो वो इसकी लैंड वापस नहीं करता एक्यूज़, और इसकी इस डिमांड के रिस्पॉन्स पे वो एक एंटी डेटेड पोस्ट डेटेड फॉर सेल एग्रीमेंट बना लेता है, जिसमें वो ये शो करता है कि 9/5/2017 का वो एक एग्रीमेंट बना लेता है। देख लें कि 9 मई की कितनी इंपॉर्टेंस है शुरू से ही। तो उसने 9 मई 2017 की डेट का एक एग्रीमेंट बना लिया जाली, जिसमें उसने ये शो किया कि ये बंदा जो है वो मुझे अपनी ये जो लीज पे थी लैंड, ये कंप्लेनेंट ऑलरेडी मुझे 9 मई 2017 में सेल कर चुका है, जिसके ऊपर वो झूठी अटेस्टेशन भी गवाह से करवा लेता है मिर्ज़ा ताहिर बेग से। ठीक है, अब होता क्या है कि एक तो वो इसकी जब वो लैंड डिमांड करता है, एक तो वो एक फोर्ज एग्रीमेंट बना लेता है, सेकेंडली वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा दायर कर देता है इस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट सिविल कोर्ट के अंदर। अब जो कि न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन, तो जब उसने इससे लैंड डिमांड की, उसने इसे कहा कि मैं तुम्हें लैंड वापस नहीं करता, और उसके डिमांड के नतीजे में उसने एक झूठा फोर्ज्ड सेल एग्रीमेंट बना लिया और इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा दायर कर दिया सिविल कोर्ट ने। तो जब इसने ये मेलाफाइड एक्शंस किए, तो इसके रिस्पॉन्स पे जो कंप्लेनेंट था उसने इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा दी अपने पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, मिस्टर मोहम्मद उस्मान बेग के थ्रू। दफ़ा 420, 468 और 470 यानी 468 और 471 के तहत उसने ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा दी। जो कि वो उस टाइम पाकिस्तान में नहीं था, तो उसने अपने पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ये एफआईआर दर्ज करवाई। अब जो कि एफआईआर इस बंदे के अगेंस्ट हो गई थी, अब इसे ये था कि मैं अरेस्ट ना हो जाऊं एक्यूज को। इसने इसके गवाह के खिलाफ और इस बंदे के खिलाफ, दोनों के अगेंस्ट ही एफआईआर दर्ज करवाई थी अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कंप्लेनेंट ने। अब जब एफआईआर दर्ज हुई, अब ये जो सेक्शन है
ये किससे डील करते हैं, ये अभी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगी। जब पूरा हम लोग इसको जजमेंट को कवर कर लेंगे तो ये तीनों सेक्शन इनका क्या सब्जेक्ट मैटर है, किस बारे में, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। क्योंकि अभी एक रिदम बना हुआ होगा सबका फैक्ट्स का, तो वो ख़राब ना हो, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रही। सो फैक्ट्स आप देख सकते हैं। अगर मैं इनको दोबारा से कंक्लूड करूँ फैक्ट्स का, तो फैक्ट्स इसके ये हैं कि जिस टाइम के फैक्ट्स इस केस के ये हैं कि डिस्प्यूट के टाइम मिर्ज़ा मज़हर बेग एक ओवरसी पाकिस्तानी था और उस टाइम उसकी कनाडा में रिहाइश थी। इस डिस्प्यूट के रेस होने से पहले उसने अपनी एक 9 एकड़ की लैंड थी डिस्ट्रिक्ट शेखोपुरा में, जो कि उसने एक्यूज़्ड को लीज़ पर दी हुई थी। 2024 में उसने उससे कहा कि भई आप मुझे मेरी लैंड वापस कर दो। लैंड वापस करने के मुतालबे के रिस्पॉन्स में उसने एक जाली एग्रीमेंट बना लिया एक्यूज़ ने 9 मई 2017 का, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा कर दिया कि ये आपने मुझे सेल कर दिया था अब उसी फोर्ज एग्रीमेंट की बेस पे, तो लिहाजा अब ये आप मुझे लैंड डिलीवर भी कर दो। अब जो कि ऐसा तो कोई एग्रीमेंट इन दोनों के दरमियान नहीं हुआ था, इसने तो जालसाजी की है। तो अब जो कि वो बंदा पाकिस्तान से बाहर था, अब वो डायरेक्ट केस तो फाइल खुद से एफआईआर नहीं करवा सकता था, तो लिहाजा वो एक मुख्तार नामे के थ्रू, अपने मुख्तार के थ्रू जो है, यानी कि मिस्टर उस्मान बेग के थ्रू, वो दफ़ा 420, 468 और 471 की दफ़ा के तहत इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा देता है दोनों पार्टीज़ के अगेंस्ट, यानी एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी और उसके विटनेस के अगेंस्ट भी, दोनों को पार्टी ऑफ द सूट बना लेता है। प्रोसीडिंग सॉरी, क्योंकि क्रिमिनल केस है, इन दोनों के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर दर्ज करवा देता है। अब ये तीनों सेक्शन से क्या सब्जेक्ट मैटर इनका किससे डील करते हैं, वो रिदम ख़राब ना हो, इसलिए मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी, अभी मैं यहाँ पर इनको कंक्लूड नहीं कर रही। अब जब कि उसने एफआईआर दर्ज करवा दी, तो अब ज़ाहिर सी बात है उस पर्सन ने वो इंतज़ार तो नहीं ना करेंगे कि उसके आए आके पुलिस हमें अरेस्ट करे। उन लोगों ने प्री अरेस्ट बेल की दरख्वास्त दे दी इस एफआईआर के रिस्पॉन्स में, यानी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की। अब इनकी ये जो दरख्वास्त थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी इस ग्राउंड पे कि आपकी अरेस्ट तब तक डिले है जब तक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट के हवाले से कि आया वाकई आपने फोर्जरी कमिट की है नहीं। अभी उन्होंने ये दरख्वास्त इसलिए रिजेक्ट कर दी कि हो सकता है कि वाकई जो ये कह रहा है कि मेरे अगेंस्ट जो मेरा एग्रीमेंट सच्चा है और उसने मेरे ऊपर मेलाफाइड एक्शन के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है वो वाकई सच हो। अगर वाकई सच है तो फिर इसके पास राइट होगा कि ये 182 की कार्रवाई करे इसके कंप्लेनेंट के अगेंस्ट एक्यूज्ड, और अगर तो ये सच नहीं होगा, मतलब तो उस टाइम तो फिर इसको वाकई प्री अरेस्ट मिल जाएगी और ये उसके अगेंस्ट 182 कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर ये सच निकल आए कि वाकई इसने फोर्जरी कमिट की है कि उसने, तो फिर तो इसको तो प्री अरेस्ट बेल मिलनी चाहिए नहीं, फिर तो इसके अगेंस्ट ट्रायल होना चाहिए ना इसके इस ऑफेंस के लिए। तो इसलिए उन्होंने इसकी ये प्री अरेस्ट बेल की दरख्वास्त पहली रिजेक्ट कर दी कि आप तब तक सब्र करो जब तक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती आपके इस फोर्स्ड एग्रीमेंट यानी डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट के हवाले से, तब तक उन्होंने उससे कहा कि आप सब्र करें। ये कह के उन्होंने उसकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। अब चूंकि इसके दिल में चोर था, क्योंकि इसे पता था कि भाई मैंने तो फोर्जरी कमिट की है, तो इसलिए दोबारा उसने दूसरी दरख्वास्त दे दी प्री अरेस्ट बेल की, और अब जाहिर सी बात है उसे दूसरे ग्राउंड लेकर आने पड़े, क्योंकि एक ही ग्राउंड पे जब दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा उसी ग्राउंड के ऊपर आप दरख्वास्त नहीं दे सकते। अब की दफ़ा की जो उसने दरख्वास्त दी इस पे उसने 2 ग्राउंड की रेस पे की बेस के ऊपर ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है वो इस्तदा की रिस्पेक्टेड कोर्ट से। उसने एक्यूज़ ने उसने कहा कि भाई देखें, जो कंप्लेनेंट ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाई है ना वो बेबुनियाद है। इसके लिए उसने 2 ग्राउंड दिए। नंबर 1 उसने कहा कि जो मुख्तार नामे के थ्रू यानी पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है, वो कानून के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं है। और क्यों रिकॉग्नाइज नहीं है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपके साथ कहा भी कि हमारे मुल्क में अंदर एक साइड पे तो ये जजमेंट चल रही थी, लेकिन दूसरी साइड पे ये जो रेफरेंस 2024 लाहौर हाई कोर्ट 381 है और इसके अलावा अदर ये 3 जजमेंट्स, ये इसी आइडिया को सपोर्ट करती थी कि एफआईआर अटर्नी के थ्रू नहीं की जा सकती। ठीक है, एक तो इसने ये ऑब्जेक्शन रेज किया। दूसरा इसने कहा कि भाई देखें, मैंने भी सिविल कोर्ट में केस किया हुआ है कि ये मुझे लैंड सेल कर चुका है, तो ये मुझे वो उसकी डिलीवरी करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे अपना। उस साइड पे इसने मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसका मतलब ये कि वो कह रहा है कि एक मैटर के मतलब ना सिविल और क्रिमिनल केसेस इकट्ठे नहीं चल सकते। दूसरा ग्राउंड इसने ये रेज किया। इस 2 ग्राउंड की बेस पर इसने कहा कि इसकी एफआईआर जो इसने मेरे अगेंस्ट दर्ज करवाई है कंप्लेनेंट ने वो बेबुनियाद है, नॉट सपोर्टेड बाय लॉ है, लिहाजा इसको रिजेक्ट किया जाए और मुझे ज़मानत दी जाए।
मतलब उसे पता था कि ज़मानत तो मुझे मिलने नहीं वाली, तो उसने ये कोशिश की कि मैं इसका केस ही खारिज करवा दूँ। देखें ज़मानत लेने के लिए क्या-क्या नहीं पापड़ पेलने पड़ते। तो अब होता क्या है कि इसके इस ऑब्जेक्शन की रेज़ के ऊपर जो प्रोसिक्यूटर होता है, वो भी कुछ पॉइंट रेज़ करता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब यहाँ तो एक साइड पे तो कंप्लेनेंट और एक्यूज़ था, केस के अंदर प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा है? तो देखें, जब आप लॉ पढ़ते हैं और उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस में भी जाएँगे या अभी कोई होगा भी, तो उसमें देखा भी होगा कि जो काउस लिस्ट होती है केस में, वहाँ पर जो क्रिमिनल केस होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है फलाँ बनाम सरकार, इसी तरह फलाँ वर्सेस स्टेट। ऑफेंस जो होते हैं वो पब्लिक रॉन्ग होते हैं, वो ऑफेंस यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। क्राइम जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, पब्लिक रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो है वो एक प्राइवेट रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर स्टेट जो है वो पार्टी होती ही है। तो जहाँ वकील प्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्यूज और कंप्लेनेंट को केस में, वहाँ पर स्टेट को भी एक सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि स्टेट की तरफ से पॉइंट्स दे रहा होता है। तो यहाँ पर जो इस केस के अंदर इसने ऑब्जेक्ट रेज किए एक्यूज ने कि मेरे अगेंस्ट ये एफआईआर बेबुनियाद है, इसको खारिज किया जाए इन 2 ग्राउंड पे, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। तो दूसरी साइड पे जो स्टेट के बिहाफ पे सरकारी वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसने भी 3 पॉइंट्स रेज किए। उसने कहा कि भाई देखें, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपस में एट अ टाइम चल सकती हैं, इस पे कानूनी तौर पर कोई बार नहीं है। इसके लिए उन्होंने जो जजमेंट कोट की वो है PLD 2025 CRC 483। सेकेंडली उसने कहा कि FIR लीगली रजिस्टर्ड है। थर्ड पॉइंट उसने कहा कि देखें, जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है वो कंफर्म करती है कि आप दोनों ने फोर्जरी कमिट की है। तो अब देखें, इसका जो सेकंड ऑब्जेक्शन था कि सिविल और क्रिमिनल लॉ केस इकट्ठे नहीं चल सकते, वो तो हो गया रिजेक्ट। अब ये भी पता चल गया कि इसने फोर्जरी कमिट की है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग तो होनी है 468, 471 और 420 की। लेकिन वो तब होती अगर उसने खुद केस किया होता, एक्यूज ने। उसने तो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू केस किया हुआ है, तो अभी भी इसके पास बचने के लिए एक चांस है कि अगर वाकई ही इसका दावा सच्चा है कि FIR मुख्तारनामे के थ्रू नहीं दर्ज करवाई जा सकती, तो इसकी FIR खारिज हो जाएगी और ये फोर्जरी करने के बावजूद भी बच के निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके मुकद्दर का फैसला करने के लिए कोर्ट के पास जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा था, जो कि डिसाइड करना था कोर्ट ने, वो यही था कि क्या वाकई ही FIR पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा नहीं करवाई जा सकती, और यानी कि रैंडम पर्सन के थ्रू आप उसे मुख्तारनामा दे दें, FIR दर्ज नहीं करवाई जा सकती। क्या वाकई ही लॉ इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है? तो जो इशू भी कोर्ट ने हेल्ड किया वो यही था, जो कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, कि क्या FIR पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा नहीं करवाई जा सकती, और क्या आपका FIR दर्ज करवाने के लिए विक्टिम होना ज़रूरी है, अग्रीव पार्टी। मतलब आप खुद ही FIR दर्ज करवाओगे तो क्या सिर्फ वही एक्सेप्टेबल मानी जाएगी? आप किसी और बंदे के थ्रू, रैंडम पर्सन के थ्रू से मुख्तारनामा के थ्रू इख्तियार दे के FIR दर्ज नहीं करवा सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये चीज़ें जो है वो अब कोर्ट ने हेल्ड की जो करनी थी, कोर्ट के सामने यही फैक्ट एंड इशू था। तो जो रूल्स इससे डील करते हैं सारे मैटर से, ये अब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, तो इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रही, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि ये जो हैं इस क्वेश्चन से, ये जो हमारे पास फैक्ट एंड इशू है, इस फैक्ट एंड इशू से बेसिकली ये 4 रूल्स जो आपको ये जो प्रोविजंस आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, ये इस मैटर से डील करती हैं। अब जो एनालिसिस कोर्ट ने इस इशू के ऊपर किया, इस फैक्ट एंड इशू के बारे में किया, वो ये किया, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि FIR पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है। FIR दर्ज करवाने के लिए आपको विक्टिम और एग्रीव पार्टी होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई भी रैंडम पर्सन FIR दर्ज करवा सकता है और क्रिमिनल मशीनरी यानी कि जो है वो स्टार्ट करवा सकता है एक्यूज़ के अगेंस्ट। इट्स मीन कि ये जो स्टेटमेंट है सपोर्टेड बाय लॉ है, उसका जो क्लेम था कंप्लेनेंट का वो एक्यूरेट था, जो उसने पावर अटर्नी के थ्रू FIR दर्ज करवाई थी वो अकॉर्डिंग टू लॉ थी।
अब जो इस डिसीजन की रेशो डेसिडेंटी है कि किन रीजनिंग की बेस पर कोर्ट ने ये पॉइंट हेल्ड किया कि कोई भी पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, कोई रैंडम पर्सन एफआईआर दर्ज करवा सकता है अगर आप उसे इख्तियार दे दो। आपका विक्टिम होना ज़रूरी नहीं है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। किन रीजनिंग की बेस पे कोर्ट ने ये पॉइंट हेल्ड किया, ये बेसिकली इस पूरी डिसीजन की जो है वो जान है और इसका क्रक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली 4 रीज़न है जिसकी बेस पे कोर्ट ने ये पॉइंट हेल्ड किया। नंबर वन रीज़न जो कोर्ट ने इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए दिया वो ये दिया कि भाई देखें जो हमारे कोर्ट डिसीजन है ना वो रिप्रेजेंटेशन को परमिट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे बहुत सारी जजमेंट शो हो रही हैं जिनके अंदर ये पॉइंट हेल्ड किया गया है कि एफआईआर पावर ऑफ अटर्नी यानी किसी मुख्तार नामे किसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दर्ज करवाई जा सकती है। आपका एफआईआर दर्ज करवाने के लिए विक्टिम और ग्रीव पार्टी होना ज़रूरी नहीं, कहीं कि कोई रैंडम पर्सन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं हमारे पास लॉट ऑफ जजमेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे मुल्क के डिसीजन है काफ़ी जजमेंट वो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये डिसीजन वैलिड है। एक तो इस डिसीजन की वैलिडिटी के लिए कोर्ट ने ये रीज़न दिया। दूसरा रीज़न जो कोर्ट ने दिया वो ये दिया कि भाई देखें जो लॉ ऑफ लैंड है, स्टेट है, वो रिप्रेजेंटेशन को परमिट करता है, यानी जो हमारे मुल्क का कानून है उसमें भी किसी जगह पे इस चीज़ पे बार नहीं लगाई गई कि एफआईआर किसी मुख्तारनामे के थ्रू दर्ज नहीं करवाई जा सकती और एक पर्सनली विक्टिम ही आके एफआईआर दर्ज करवाए। इसके ऊपर हमारे मुल्क का कानून भी बार नहीं लगाता। और इसके लिए जो फिर उन्होंने कानून का हवाला दिया वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। जैसे कि पहला उन्होंने कानून का हवाला दिया सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी 1898। यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्टेड जज ने ये पॉइंट कंक्लूड किया कि भाई देखें कि एज़ पर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी जो वर्डिंग यूज़ हुई है दफ़ा में वो है इन्फॉर्मेंट की, ना कि कंप्लेनेंट की। इसका मतलब ये कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपका विक्टिम कंप्लेनेंट होना मस्ट नहीं है। कोई भी रैंडम बंदा यानी कोई भी इन्फॉर्मेंट जिसको इन्फॉर्मेशन है क्राइम के हवाले से कि क्राइम वाक़या हुआ है वो इसके हवाले से रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने हेल्ड किया वो है फॉर्म नंबर 20, दूसरे लॉ का जिन्होंने उनका हवाला दिया वो है फॉर्म नंबर 24.51 ऑफ पुलिस रूल 1934। इसमें उन्होंने कहा कि भाई देखें अगर आप पुलिस रूल 22 के चैप्टर 24 का रूल नंबर 5.1 देखते हैं तो वहाँ पर जो दोनों वर्डिंग यानी इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट दोनों के लिए गुंजाइश है। इसका मतलब कि दोनों ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और वो लीगल ही होगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आप विक्टिम ही हो, कोई और रैंडम पर्सन भी करवा सकता है। वो रैंडम पर्सन ज़ाहिर है आप उसे मुख्तारनामा दे के इख्तियार दे दो तो वो रैंडम पर्सन ही हो गया, वो करवा सकता है। ये लीगल है, परमिसिबल है, सपोर्टेड बाय लॉ है। तीसरा रेफरेंस जो उन्होंने दिया, तीसरा कानून जिसका उन्होंने हवाला दिया तो उन्होंने कहा वही वो है सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी 1898, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो है वो एज पर दिस सेक्शन ये बेसिकली पब्लिक की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करे पुलिस ऑफिसर को क्राइम की कमीशन के हवाले से, और अगर उसे पता है कि कोई बंदा क्राइम करने का इरादा रखता है तो उसके हवाले से भी वो इन्फॉर्म करे पुलिस को किन ऑफेंसेस के हवाले से उसने रिपोर्ट देनी है, जो ऑफेंसेस इस सेक्शन के अंदर मेंशन किए गए हैं। टोटल 51 ऑफेंसेस इस सेक्शन के अंदर मेंशन किए गए हैं। इसका मतलब इन 51 ऑफेंसेस के हवाले से एक पर्सन जो है वो रिपोर्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर को कि ये ऑफेंस हो गए हैं या अभी होने वाले हैं, फलां बंदा ये करने का इरादा रखता है, वो उसकी पब्लिक ड्यूटी है कि वो इस चीज़ के हवाले से रिपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्राइम रिपोर्ट करने के लिए आपका अगेन ये रीज़न आपको बता रहा है कि विक्टिम होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ लॉ जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया वो है सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी 1898, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये सेक्शन जो है फौजदारी कवानीन का वो ये कहता है वो बाउंड करता है विलेज हेडमैन को, अकाउंटेंट को, लैंडलॉर्ड को और दूसरी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को कि उनके इलाका जात के अंदर कोई कुछ मैटर्स जो कि इस सेक्शन के अंदर मेंशन किए गए हैं जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी शामिल हैं, उसके हवाले से वो पुलिस ऑफिसर को या अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या जस्टिस ऑफ पीस को रिपोर्ट करें। सेक्शन 44 में भी इन्हीं तीन अथॉरिटीज़ को बेसिकली रिपोर्ट करनी थी। तो उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो जो भी इस सेक्शन के अंदर यानी 45 के अंदर मैटर लिस्टेड किए गए हैं उनके हवाले से वो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट भी जस्टिस ऑफ पीस और पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करे। अब आप इसका मतलब ये शो कर रहा है कि अगेन क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए आपका विक्टिम होना ज़रूरी नहीं है। कोई रैंडम पर्सन जिसे आप मुख्तारनामे के थ्रू इख्तियार दे दें वो रिपोर्ट कर सकता है, या ना भी दें तो तब भी वो कर सकता है उसकी, क्योंकि ये पब्लिक ड्यूटी है।
अब एज पर सेक्शन 45 आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सेक्शन 2-3 मैटर में आपके साथ डिस्क्लोज कर देती हूँ जो सेक्शन में लिखे हुए हैं। सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर आपके इलाके में कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, तब कोई एक सानिया वगैरह हो गया, कोई आपको पता है कि कोई बंदा प्रोफेशनल ठग है, रोबर है, जो या फ्रूर बंदा है और आपके इलाके में आकर छुप गया है, तो वो आप पर बाउंड हो जाता है विलेज एडमिन, अकाउंटेंट पे, लैंडलॉर्ड पे और अदर अथॉरिटीज़ पे एज पर दिस सेक्शन 45 CRPC के वो इनके हवाले से रिपोर्ट करें। वो इनकी पब्लिक ड्यूटी है। अभी तक जो कवानीन के मैंने आपको हवालाजात दिए, इससे आपका माइंड क्लियर हो रहा होगा कि FIR दर्ज करवाने के लिए आपका विक्टिम होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी रैंडम पर्सन, कोई भी सिटीज़न अपनी पब्लिक ड्यूटी के ऊपर समझते हुए FIR दर्ज करवा सकता है। वो सपोर्टेड बाय लॉ होगी, वो परमिसिबल है, हमारा लॉ इस चीज़ को ऑथराइज़ करता है। 5th लॉ का जो हवाला यहाँ पर उन्होंने दिया वो है 3rd प्रोवाइज़ो ऑफ आर्टिकल 71 ऑफ QSO। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भई ये जो प्रोवाइज़ो है इस आर्टिकल का, वो परमिट करता है किसी भी बंदे को कि वो विटनेस के बिहाफ पे शहादत दे सकता है, शहादा और शहादा के थ्रू। कब? जब उसकी डेथ हो जाती है, विटनेस की, एक्चुअल विटनेस की डेथ हो गई है, या वो मिसिंग हो गया है, या फिर वो गवाही नहीं दे सकता, या अगर उसको कोर्ट में बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या खर्चा हो जाएगा। अगर इस तरह के फैक्टर हैं, इन 4 रीज़नों की वजह से जो मेन विटनेस है वो खुद टेस्टिमनी नहीं दे सकता, तो उसके बिहाफ पे शहादा के वे के थ्रू कोई और बंदा गवाही दे सकता है। ये चीज़ परमिसिबल है। ये पॉइंट हेल्ड कर रहा है कि कोई भी अटर्नी प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकता है एक्यूज और कंप्लेनर की जगह पे, अगर उनकी पर्सनल अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है और वो खुद से आके फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जहाँ पर अभी देखा जाए तो ये पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्योंकि पहले हमारे मुल्क के अंदर प्रैक्टिस जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन को बाहर किया जा रहा था, वो यही कह रहे थे ना कि आपने डायरेक्ट फैक्ट अपनी सेंसेस से प्रिजर्व किए हों तभी आप पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग बन सकते हो, नहीं तो हम आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपकी शहादत जो है वो हेयर से एविडेंस है। तो जो 3rd प्रोवाइजो आर्टिकल 71 है, वो पूरी तरह से इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, इस आइडिया को, जो कि कहता है कि भाई देखें, वो खुद नहीं आ सकते, उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, जैसे कि वो उनकी डेथ हो गई, मिसिंग हो गई है, वो शहादत नहीं सकते, या उनको बुलाने में खर्चा लग जाएगा। जैसे कि इस केस के अंदर वो ओवरसी पाकिस्तानी था, इतना तो उसका मैटर नहीं था जितना उसका खर्चा लग जाना था कनाडा से यहाँ पाकिस्तान आते हुए, कि पहले वो टिकट लगा कर आता, फिर जाता, फिर उसके अलावा यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वकील करता, केस की फ़ीस लगाता, इतना उसका फिर इतना टाइम लग जाता, उसका टाइम प्लस उसका जो है वो लग जाता, पैसे लग जाते, तो उसके लिए तो आना यहाँ पर ज़रूरी था। तो इसलिए उसने पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू अगर मुकदमा कर भी दिया था, तो ये जो 3rd प्रोवाइजो आर्टिकल 71 वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि ऐसा एक्शन उसका वैलिड है। इस ग्राउंड पे आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं, आप खुद ही डायरेक्टली तौर पर आओ, क्योंकि उसके पास वैलिड एक्सक्यूज़ है। 6th लॉ जिसका हवाला कोर्ट ने दिया वो है सेक्शन 205 ऑफ CRPC 1898। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, कोर्ट जो है मुस्तस्ना यानी कि डिस्पेंस कर देता है, माफ़ी दे देता है एक्यूज़ को उसकी पर्सनल अटेंडेंस से, अगर उसको लगता है कि ज़रूरी नहीं है इसका आना, और उसको ये अलाउ कर देता है कि आप अपने वकील के थ्रू प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर लो। यानी ये सेक्शन भी सपोर्ट करता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर प्लीडर के थ्रू यानी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पार्टी आ जाए, वो बेशक डायरेक्ट ना आए। 7 लॉ जिसका उन्होंने हवाला दिया है वो है सेक्शन 540A ऑफ CRPC 1898, जिसके अंदर इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर एक्यूज़ की पर्सनल अटेंडेंस पॉसिबल ना हो, वो नहीं आ सकता, वो इनकैपेबल हो पर्सनली तौर पर प्रोसीडिंग को अटेंड करने से, तो कोर्ट उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है और उसे अलाउ कर सकता है कि वो अपने प्लीडर के थ्रू आ जाए। लेकिन हाँ, अगर उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी हो तो इस सिचुएशन में कोर्ट एडजर्न कर देता है प्रोसीडिंग को किसी दूसरे दिन के ऊपर। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर भी देखें कि रिप्रेजेंटेशन अलाउ है हमारे मुल्क के कानून के अंदर, यानी कि किसी जगह पे एक्यूज़ को कहा जा रहा है कि बेशक वो पर्सनली तौर पर ना आए, उसे डिस्पेंस किया जा रहा है। लास्ट लॉ का पॉइंट लॉ का जिसका उन्होंने हवाला दिया अपने इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, वो है सेक्शन 7 ऑफ पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन एक्ट 2021। इस कानून का जो सेक्शन 7 है वो ओवरसी कमिश्नर को बाउंड करता है कि जो भी ओवरसी कंप्लेनेंट की कंप्लेन है वो उसको सेंड करे कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसी और कमेटी को, ताकि उसको रिलीफ दिलवाया जा सके उस ओवरसी पाकिस्तानी को।
ये सेक्शन निगेट करता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी का अटर्नी है वो प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकता है। इसका मतलब ये कि हमारे मुल्क की जजमेंट्स और हमारे मुल्क में बहुत सारे कानून हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन को परमिट करते हैं इसका मतलब ये है कि जो उसका डिसीजन है जज का, कोर्ट का, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, सपोर्टेड बाय लॉ है। इसके लिए उन्होंने दो इस रीजनिंग क्या है इस डिसीजन के पीछे, इसके लिए उन्होंने दो सपोर्टिंग रीज़न दे दिए। थर्ड रीज़न जो उन्होंने अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए दिया वो ये दिया कि भाई देखें, रिप्रेजेंटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा है रिप्रेजेंटेशन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा है रिप्रेजेंटेशन, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो बेसिकली 3 पार्टीज के अगेंस्ट रिवॉल्व करती है। नंबर 1 है कंप्लेनेंट, 2 है एक्यूज्ड एंड 3rd है स्टेट। ये इनका तो डायरेक्टली आपस में लिंक होता है, क्योंकि एक ने ऑफेंस कमिट किया होता है और एक के अगेंस्ट हुआ होता है कंप्लेनेंट और एक्यूज में। स्टेट इसलिए क्योंकि ये पब्लिक रॉन्ग है तो वो भी पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। अब चूंकि हमारे मुल्क का जो कानून है वो ये बेशक पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक बंदा खुद अपना केस आर्ग्यू कर रहा हो? बाकायदा एक वकील का जो है वो डेजिग्नेशन है जो कि साइल का जो उसकी इस्तदा होती है वो कोर्ट के सामने रखता है। सो हमारे मुल्क का जो जस्टिस सिस्टम है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का है, वो इस तरह है कि ना स्टेट खुद को डायरेक्टली तौर पर कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई आम आदमी थोड़ी ना है। इसी तरह जो है ना एक्यूज और ना ही कंप्लेनेंट अपने आप को डायरेक्टली तौर पर कोर्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि इनको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर कोई वकील। उनको एक्यूज और कंप्लेनेंट को प्लीडर रिप्रेजेंट करता है और इसको जो स्टेट को है वो प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही काम करती है। रिप्रेजेंटेशन हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा है। तो जब ये लोग जो है इनको कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, तो एक्यूज अगर अपने बिहाफ पे किसी अटर्नी को ले आता है कि मुझे रिप्रेजेंट कर दो, तो उसमें क्या कबाहत है? वो भी तो लेकर आ सकता है। तो इस रीज़न की बेस पर उन्होंने कहा कि ये जो एक्शन है कि एफआईआर अटर्नी के थ्रू दर्ज करवाई जा सकती है वो वैलिड है। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इस जजमेंट में ही लिखी गई थी कि तकरीबन सीआरपीसी में टोटल 22 मुकामात हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर कोर्ट ने अलाउ किया है कि प्लीडर दूसरे पर्सन के बिहाफ पर प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो सेक्शन आपको शो हो रहे हैं, इन सेक्शन में बेसिकली उसको अलाउ किया गया है प्लीडर को। फोर्थ रीज़न जो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि एफआईआर अटर्नी के थ्रू करवाई जा सकती है, इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट ने जो फोर्थ रीज़न दिया था वो ये दिया था कि भाई देखें, हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इज़ द पार्ट ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब वो किस तरह है, क्योंकि देखें भाई कोर्ट जो है ना वो भी अकेला जो है वो जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकता। जस्टिस की डिलीवरी के प्रोसेस के अंदर उसको बहुत सारी अथॉरिटीज़ असिस्ट करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बैलेफ असिस्ट करता है कोर्ट को समन नोटिस देने के हवाले से। इसी तरह कमीशन अपॉइंट करती है कोर्ट विटनेसेस जो कि कोर्ट में आके अपनी टेस्टिमनी डिपोज नहीं कर सकते, उनकी एग्जामिनेशन करने के हवाले से। इसी तरह कोर्ट को अगर किसी लीगल या फैक्चुअल इशू के हवाले से ओपिनियन चाहिए तो वो ज्यूरी को अपॉइंट करता है। यानी कि देखें, इंसाफ को फ्राहम करने में कोर्ट भी अकेला जो है वो वन मैन आर्मी नहीं है, वो सारे काम खुद नहीं पूरे कर रहा, उसको भी बंदों की ज़रूरत है, उसे भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ मिल के ही काम कर रहा है। तो जब वो उससे एक तरह से देखा जाए तो ये लोग जो काम कर रहे हैं वो पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के तहत अपने इख्तियार कर रहे हैं। यानी कि जब आप देख सकते हो कि जज अपनी पावर डेलीगेट करके किसी बंदे के थ्रू अपने काम करवा रहा है, बैलेफ, ज्यूरी और कमिश्नर के थ्रू, यानी उसे वो जब जाते हैं किसी के पास तो क्या अगर वो ऐसे आए होंगे तो क्या लोग उन्हें अपनी गवाही दे देंगे? क्या लोग उनसे समन रिसीव कर लेंगे? क्या ऐसा हो जाएगा? जब वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे कि हम तो अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्ट एक्शन कर रहे हैं, तो तब वो बाउंड होंगे। तो इसका मतलब जब कोर्ट को कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू काम कर रही है। इसी तरह ये लोग जो हैं वकालतनामा लगा के, वकील जो हैं वो किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब सब लोग रिप्रेजेंटेशन के थ्रू काम कर रहे हैं तो ये जो है वो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है कंप्लेनेंट के साथ कि उसको अलाउ ना किया जाए कि वो भी अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी केस करने की आगे किसी को मुख्तारनामे के थ्रू डेलीगेट कर दे।
तो उस पे भी कोई बार नहीं है, क्योंकि जब ये लोग काम कर सकते हैं तो ये जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए कानून को उस बंदे के लिए भी, बल्कि उसको उन्होंने कहा है कि हमें ये प्रैक्टिस इनकरेज करनी चाहिए, ताकि जो जस्टिस सिस्टम में हर्डल आ रही हैं, डिले आ रही हैं, और लोगों का जो इंसाफ पे से यकीन उठता जा रहा है उस चीज़ को कम किया जा सके, कि जब रिप्रेजेंटेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अलाउ है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अलाउ है, तो वो फिर एक पार्टी को, कंप्लेनेंट को भी अलाउ कर दी जाए कि वो भी अपनी FIR अपनी पावर डेलीगेट करके मुख्तारनामे के थ्रू किसी जो है वो पावर अटर्नी के थ्रू अपनी FIR दर्ज करवा सकता है। तो इन सारी रीज़न की बेस पे उन्होंने कहा कि FIR पावर अटर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है। आपका डायरेक्ट विक्टिम होना, एग्रीव पार्टी होना ज़रूरी नहीं है FIR दर्ज करवाने के लिए। कोई रैंडम पर्सन FIR दर्ज करवा सकता है। रैंडम पर्सन ज़ाहिर है इख्तियार के तहत ही करेगा, या फिर जिन सेक्शनों में देखा उसके पास पावर है पब्लिक ड्यूटी के तौर पर बगैर इख्तियार के, तो वहाँ पर वो दर्ज करवा सकता है। सो इस केस के अंदर बेसिकली मेन फैक्टर इशू यही था कि FIR पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है। हमने कहा येस करवाई जा सकती है, और इसके लिए 4 रीज़न कोर्ट ने अपनी इस रीजनिंग के पीछे दिए कि किस तरह करवाई जा सकती है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी की है कि नंबर 1 हमारे मुल्क की डिसीजन, कोर्ट डिसीजन इस आईडी को सपोर्ट करते हैं। सेकंड, हमारे मुल्क का कानून इस चीज़ पर बार नहीं लगाता। नंबर 3, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चलती है। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी रिप्रेजेंटेशन की बेस पर काम कर रहा है। तो जब सब लोग काम कर रहे हैं तो इस बंदे के ऊपर बेचारे पर किस किस्म की बार है, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है, इसको भी परमिट किया जाए, इसका भी एक्शन वैलिड है। तो कंक्लूड जो है कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि FIR पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू करवाई जा सकती है। आपको विक्टिम होने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीव पार्टी होने की ज़रूरत नहीं है जब आप क्रिमिनल मशीनरी स्टार्ट करवाना चाहते हो एक्यूज़ के अगेंस्ट, या FIR दर्ज करवाना चाहते हो। क्रिमिनल मशीनरी एक्यूज़ के अगेंस्ट स्टार्ट करवाना बेसिकली FIR दर्ज करवाना ही है। सो यहाँ तक जो है वो आई होप कि सबको ये डिसीजन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोगों ने इसको समराइज़ कर लिया, इस ओवरऑल पूरे केस को। अब हम चलते हैं कि इस डिसीजन के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। हर चीज़ में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, और जो वक्त की नीड होती है उसके मुताबिक तब्दीलियाँ आती रहती हर सिस्टम में। तो जो ये डिसीजन पास हुआ है ये भी आइडियल नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाएं, तो शायद इसको भी हटाया जाए, या हो सकता है इसके एडवांटेजेस भी आ जाएं। अभी के लिए जो अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो अभी जो ये डिसीजन आया है इसके क्या पॉसिबल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सो एडवांटेजेस तो इसको पजीराई मिल रही है इस डिसीजन को कि इसकी बड़ी ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे किस सेंस के अंदर कि पहले इसने रिलीफ प्रोवाइड किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, कि पहले जो कि वो पाकिस्तान से बाहर थे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट बाहर था, यानी अटर्नी के थ्रू अपने मुकदमे नहीं कर सकते थे। अब उनको ये इख्तियार मिल गया है कि वो पावर अटर्नी के थ्रू अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। वो पाकिस्तान से बाहर होकर भी उन्हें पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आम आवाम को जिन्हें पता नहीं था कि हमारी ये पब्लिक रोंग है, क्राइम हमारी ड्यूटी है कि हम क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें भी पता चल गया कि एज़ पर सेक्शन 44 आपको इख्तियार दिया। टोटल वहाँ पर 51 ऑफेंसेस बताए गए हैं कि आप भी रिपोर्ट कर सकते हो क्राइम के बारे में, क्योंकि क्राइम जो है वो पब्लिक रोंग है। तो आपको कौन बार कर रहा है कि आप क्राइम को रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो है इस डिसीजन के फ़ायदे, प्रोज। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज, यानी कौन सी तरह से। देखिए, आप पावर अटर्नी के थ्रू किसी बंदे को इख्तियार दे रहे हो कि आपकी बिहाफ पे वो केस को प्रोसीड करे। अब वो अटर्नी है, एंजल नहीं है, तो हो सकता है कि लोग उसे रिश्वत दें ताकि आपका केस ख़राब किया जा सके। जैसे कि होस्टाइल विटनेस का कॉन्सेप्ट है, वो भी जब आपके पास एक गवाह होता है, बहुत सारी प्रोसीडिंग में होता है कि गवाह गवाही से हट जाता है, उसको धमका दिया जाता है, या वो आके प्रेशराइज होकर अपना बयान बदल देता है, वो होस्टाइल हो जाता है। तो जिस तरह गवाह बिक सकता है, तो इसी तरह अटर्नी भी तो आपका केस ख़राब कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि लोग इसको ब्राइब दे के आपका केस ख़राब करने की कोशिश करें, या एक ये पॉसिबिलिटी तो है एक्यूज़ की साइड से। एक पॉसिबिलिटी है कंप्लेनेंट की साइड से, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि हम पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू मुकदमा कर सकते हैं, तो अब बाहर से लोग या फिर इधर ही बैठ के एक सिटी से दूसरी सिटी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, उस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी गुडविल को नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर झूठे मुकदमेबाजी कर दें। तो अब ये जो एक्शन किए जा सकते हैं डिसएडवांटेजेस, इसके अगेंस्ट क्या रेमेडी होंगी वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है वो आप इधर तक ही रहें कि ये इसके
एडवांटेजेस हैं इस केस के और ये इसके डिसएडवांटेजेस, यानी ये पॉसिबल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस केस के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अब चलते हैं इस केस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनकी तरफ, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैंने कहा था कि मैं आपके साथ इसके सेक्शन जिसके तहत उसने दफ़ा दर्ज करवाई थी इनको भी एक दफ़ा डिस्क्लोज करूँगी। कि ये इन सेक्शन के थ्रू क्यों दफ़ा उसने इन दफ़ात के तहत क्यों उसने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। उसने करवाई थी इसके खिलाफ FIR 420, 468 और 471 के तहत। अब ये वैसे तो इस वीडियो के अंदर इन सेक्शन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद भी रीड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अगर कोई बंदा इस वीडियो को सुन रहा है तो उसे कोई बुक ना खोलनी पड़े, उसके लिए बेनिफिशियल ही हो। और एक आपको साथ मैंने एक टिप भी डिस्कस करनी थी कि जब मैंने केस लॉज आफ्टर डिग्री, हम क्योंकि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशनल सिस्टम उसमें इतने केस लॉज हम लोग अपने सिलेबस के साथ नहीं हमें कवर करवाए जाते। आफ्टर डिग्री कोर्ट प्रैक्टिस में ही हम लोग ज़्यादा केस की स्टडीज़ करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर एक यूट्यूब लेक्चर से एक सर हैं, सर बाबर नदीम, उनकी एक वीडियो लेक्चर में ही मैंने सुना था जिनमें उन्होंने बताया था कि आप जब भी केस लॉ पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने कुछ टिप्स दी थी केस लॉ पढ़ने के हवाले से, कि उन्होंने कहा था कि बस आप जस्ट जो डिसीजन हेल्ड हुआ है ना वो आप अपनी एक केस लॉ की डायरी बनाएं और उसमें आप ये डिसीजन लिखा करें जो भी आप पढ़ें। साथ में जो अहम जजमेंट लिखी होती हैं उसको भी कोट किया करें और प्लस जो सेक्शन लिखे हुए होते हैं उनको भी आप पढ़ा करें। सेक्शन पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको खुद भी नहीं पता चलता, आपको वो सिर्फ केस लॉ नहीं आप पढ़ते, आपको उस टाइम वो सेक्शन भी आपकी माइंड में रह जाता है। अगर आपने उसे पढ़ा है तो वो भी आप जिस तरह आपने बेशक आप डायरेक्टली प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बने, लेकिन आपको वो सेक्शन आपकी भी याददाश्त में रह जाता है अगर आप उसी टाइम ही जाकर वो पढ़ लें किताब से। तो जब भी अब आपने भी कभी कोई जजमेंट पढ़नी है तो आपने उसके अंदर जजमेंट के अंदर जो उसका डिसीजन हेल्ड हुआ है उसके साथ साथ जो केस इंपॉर्टेंट डिस्कस किए गए हैं जिनका रेफरेंस दिया जाता है उनको भी हाईलाइट किया करना है और जो सेक्शन डिस्कस किए गए होते हैं उनको भी पढ़ना है। सो यहाँ पर इस अंडर दिस जजमेंट जो पॉइंट हेल्ड हुए हैं जिन सेक्शन के तहत उन्होंने इस पर FIR करवाई थी कंप्लेनेंट ने, वो थे 420, 468, 471। अब 420 का सेक्शन जो है वो चीटिंग से डील करता है कि जब आप किसी की धोखाधड़ी से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम रखवा लो या उसके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसके अंदर किसी किस्म की धोखाधड़ी से चेंजिंग कर लो, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 420 का मुकदमा हो सकता है। 468 के अंदर है कि जब आप इसी इंटेंशन के तहत, यानी कि आपने किसी को धोखा देना है, धोखे से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करनी है, उस इंटेंशन के तहत आप कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट बना लो, तो उस पर फिर 468 अट्रैक्ट हो जाता है। 471 इससे डील करता है कि जब आप कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, आपको पता है कि फोर्ज डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप उसे जेन्युइन डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करो, पर्पस आपका क्या है कि आपने किसी को चीट करना है, तो उस पर 471 अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर इस केस की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर ये सेक्शन इसलिए अट्रैक्ट हुए क्योंकि उसने जो एक्यूज्ड है उसने भी तो यही किया, उसने पहले धोखाधड़ी से एक फोर्स्ड एंटी डेटेड सेल एग्रीमेंट बनाया, यानी उसने 468 अट्रैक्ट हो गई। इंटेंशन उसकी क्या थी कि उसने चीटिंग करनी थी, धोखाधड़ी से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करनी थी कंप्लेनेंट की, जो कि उसने की फोर्स्ड एग्रीमेंट के थ्रू। 420 भी अट्रैक्ट हो गया। अब जब केस हुआ तो उसने अब जब उसने उससे डिमांड की कि ये तो एग्रीमेंट आपका फोर्ज है, मैंने तो आपके साथ ऐसा केस किया नहीं था, तो उसने कहा नहीं भाई मेरा डॉक्यूमेंट तो जेन्युइन है, उसने ये चीज़ भी क्लेम की, तो इसका मतलब 471 भी अट्रैक्ट हो गया। अब ये तीनों दफात इस पर अट्रैक्ट हो गई, तो तीनों दफात के तहत इसके ऊपर फिर उसने FIR दर्ज करवा दी। अब अगर हम देखते हैं कि इन तीनों दफात जो हैं इनकी सज़ा जो है वो 7 साल है। 7 साल सज़ा का मतलब ये है कि ये तीनों ऑफेंसेस ही नॉन बेलेबल हैं। अब नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस के दरमियान डिफरेंस करने के हवाले से मैं आपको एक टिप दूंगी। वो टिप ये है कि जब भी कोई ऑफेंस 3 साल या 3 साल से कम का हो वो बेलेबल होता है, और जब उसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा हो जाए तो वो नॉन बेलेबल होता है।
इसके हवाले से एक जजमेंट है जिसके अंदर ये वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंसेस के हवाले से क्लासिफिकेशन बताई गई। यहाँ पर आप देख लेंगे तीन, ये इनकी आपको नेचर शो हो रही है कि ये नॉन वेलेबल और कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है, इनके दरमियान ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है तो आप खुद भी देख लेंगे। मैं बस आपको वेलेबल, नॉन वेलेबल और कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल का डिफरेंस बता दूँ। तो वेलेबल ऑफेंस वो होता है जहाँ पर आपको ज़मानत मिल जाती है, ऐसा मैटर ऑफ राइट। और नॉन वेलेबल ऑफेंस वो होता है जहाँ पर आपको ज़मानत नहीं मिलती। इसी तरह कंपाउंडेबल वो ऑफेंस होता है जहाँ पर आपका राज़ीनामा हो जाता है, और नॉन कंपाउंडेबल वो होता है जहाँ पर आपका राज़ीनामा नहीं होता। तो ये बेसिकली ऑफेंस होते हैं। अब मैं आपको इस साथ ये डिस्कस कर रही थी कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के दरमियान जो है वो डिफरेंस करने का तरीकाकार ये है कि 3 साल और 3 साल से कम वाला ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, 3 साल से ज़्यादा वाली सज़ा का ऑफेंस नॉन बेलेबल है। और इसके हवाले से एक जजमेंट है जो मैं आपके साथ कोट करती हूँ। वेट अ 1 मिनट प्लीज़। हाँ, ठीक है। ये अब आपको जजमेंट शो हो रही है 80 नंबर वाली, जिसका टाइटल है 2025 लाहौर हाई कोर्ट 4030। इस जजमेंट में ये पॉइंट हेल्ड किया गया है कि वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक है वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल कंसीडर किए जाएंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बगैर वारंट के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी ऑफेंस जिनकी 3 साल तक या 3 साल से कम है वो बेलेबल है, और जिनकी उससे ज़्यादा होगी वो नॉन बेलेबल है। अब आप में से मेजोरिटी लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब 420, 468 और 471 के ऑफेंस जो कि अब नॉन अवेलेबल हैं, इसका मतलब आपको यहाँ पर ज़मानत नहीं मिल सकती। तो ऐसा नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लॉ। लॉ के अंदर जब कोई जनरल रूल बताया जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी होती है। इसकी एक्सेप्शन के हवाले से आप एक सेक्शन कोड करें, CRPC का 497 सबसेक्शन 2, और साथ में नोट करें एक जजमेंट PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 34। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट के अंदर बताया गया है कि जब आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल मिल सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आपको बेल मिल सकती है इस ग्राउंड पे कि अगर आपका ऑफेंस जो है वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लाउज के अंदर फॉल कर रहा हो तो अब आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल मिल जाती है। और नॉन प्रोहिबिटरी क्लाउज के अंदर बेसिकली वो ऑफेंस फॉल करते हैं जिनकी सज़ा 10 साल से कम होती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इन तीनों ऑफेंसेस की तो सज़ा सिर्फ 7 साल तक है। तो जब ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लाउज के अंदर फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको बेल मिल सकती है। आपको बस रेलेवेंट जजमेंट का पता होना चाहिए। रेलेवेंट जजमेंट कौन सी है? PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34। ठीक है। सो अभी तक हमने इस केस के अंदर क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस केस के अंदर ये पॉइंट हेल्ड किया गया है। इससे पहले क्या रूलिंग थी इसी कॉन्सेप्ट के हवाले से जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। फिर हम लोगों ने इस केस को समराइज़ किया। फिर मैंने आपके साथ इसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है वो डिस्कस किए। इस जजमेंट के क्या पॉसिबल फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं वो डिस्कस किए। अब हम चलते हैं कुछ मटीरियल क्वेश्चंस की तरफ जो कि इस जजमेंट के अंदर जिनका आंसर दिया गया है। जो अहम सवालात इस मेन फैक्ट एंड इशू को डिस्कस करने के साथ साथ जो कुछ और अहम सवाल भी इस जजमेंट के अंदर रिस्पेक्टेड जज के सामने, कोर्ट के सामने आए, तो उन्होंने उन सवालों का जवाब भी दिया। और मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको भी वीडियो का पार्ट बना लिया है, और अपने पास भी मैंने अपने नोट्स के लिए भी मैंने ये चीज़ें ऐड लिख कर रख ली हैं अपने बेनिफिट के लिए भी। सो क्या क्वेश्चन कोर्ट के सामने आए? सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा कि आपको ये जो आप अटर्नी के थ्रू, एजेंट के थ्रू किसी बंदे को इख्तियार दे के अपना केस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एजेंट और प्रिंसिपल होता क्या है। तो एजेंट और प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लिए आप सेक्शन 182 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लें। लॉ तो सबको पढ़ना आता ही है, लेकिन फिर भी चले मैं डिस्कस कर देती हूँ। एजेंट बेसिकली वो बंदा होता है जो कि प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के रिलेशन में। मतलब जब भी किसी तीसरी पार्टी के साथ रिलेशन चल रहा है और उसके अंदर प्रिंसिपल डायरेक्टली तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट ना करे, डायरेक्टली तौर पर एक्ट ना करे, जबकि उसके बिहाफ पे कोई एजेंट जो है कोई एक्ट करे, उसे रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम एजेंट कहते हैं। और जिस बंदे को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, जिसके बिहाफ पे एक्ट किया जा रहा है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये चेक देखा कि अच्छा ठीक है, आप ये एजेंट होता है, लेकिन इसकी अथॉरिटी का क्या स्कोप होता है एजेंट का। मतलब जो उसको एक्ट असाइन किया गया था कि ऐसा एजेंट आपने परफॉर्म करना है, उस अथॉरिटी का स्कोप किस हद तक होता है। तो इससे रेलेवेंट सेक्शन डील करता है सेक्शन 188 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी टास्क उसको दिया गया है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी ज़रूरी स्टेप लीगली वो ले सकता है, वो करना वो जायज़ है उसके लिए।
मतलब जो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो लीगल एक्शन वो ले सकता है, वो अगर वो करता है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो उसके दायरा कार के अंदर, स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर आते हैं, वो कर सकता है, इस पर उससे बाहर नहीं है। मिसाल के तौर पर ऑर्डिनरी प्रूडेंस का रूल तो आप सबने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि जब एक प्रिंसिपल एजेंट को ये टास्क देता है कि आपने मेरी कोई गुड्स लेकर जानी है एक सिटी से दूसरी सिटी। अब वो गुड्स जो हैं वो पेरिशेबल हैं, यानी पेरिशेबल वो आइटम्स होते हैं जो कि वक्त के साथ ज़ाया हो सकते हैं। रास्ते में रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उस बंदे को ये है कि ये जो मेरे पास, आप फ़र्ज़ कर लें कि उसके पास जो है वो खाने का सामान है जो कि पका हुआ है और उसने लेकर जाना है, और रास्ते में अब रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब ये चीज़ तो जो है वो ख़राब हो जाएगी। आप फ़र्ज़ कर लें कि उसके पास चाइनीज़ फ़ूड है और चाइनीज़ फ़ूड में जो है वो एग का यूज़ होता है। अब एग जिस भी फ़ूड के अंदर होता है उसकी इतनी उम्र नहीं होती, वो थोड़ी देर के बाद ना ख़राब होना शुरू हो जाती। तो या उसमें पोटैटोज़ यूज़ हुए हुए हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। ये जो फ़ूड तो जल्दी ख़राब हो ही जाता है, ये चीज़ें और भी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब इस सिचुएशन में उस बंदे ने क्या किया कि रोड ब्लॉक हो गई है, अब उसे समझ नहीं आ रही कि अब क्या करे। तो उसने वही सामान जो वहाँ पर ट्रैफ़िक में लोग फँसे हुए थे, उसने उनको फ्री में दे दिया। या ज़ाहिर-सी बात है, ट्रैफ़िक में लोग फँसे हुए थे तो उन्हें भी तो भूख तो उन्हें भी लगनी थी। अब वहाँ पर कुछ से वो उनको उसने सेल आउट कर दिया। तो अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर उसने ये एक्शन किया है तो वो वैलिड है उसका, मतलब अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो एक्शन उसने लिया उसका वैलिड है। तो यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल के साथ आई होप ये सबको समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे कि अभी हमने इस केस के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया कि एक एफआईआर पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है। तो क्रिमिनल केस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है चलान केस यानी एफआईआर केस, और दूसरा होता है कंप्लेंट केस। तो अगेन इसको जजमेंट के दौरान ये क्वेश्चन भी कोर्ट के सामने आया कि अच्छा ठीक है, अगर एफआईआर पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है तो क्या कंप्लेंट भी पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है? कोई रैंडम पर्सन कंप्लेंट भी करवा सकता है जमा? तो इसका आंसर भी है यस, कि कंप्लेंट भी एक बंदा जमा करवा सकता है, रैंडम पर्सन पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है। इसके लिए उन्होंने रेफरेंस दिया है सीआरपीसी का सेक्शन 190। सेक्शन 190 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को जब कोई इंफॉर्मेशन देता है किसी ऑफेंस की कमीशन के हवाले से, तो मजिस्ट्रेट उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी ट्रायल कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए भी कोई बार नहीं है, कि डायरेक्टली मैंडेटरी ही रिक्वायरमेंट है कि कंप्लेनेंट ही आए दरख्वास्त देने के लिए, और कोई और बंदा आ नहीं सकता। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अच्छा, अगर 509 का ऑफेंस हो, 376 का ऑफेंस हो, या जो है वो 354 ए का ऑफेंस हो, तो इन ऑफेंसेस के अंदर क्या कोई भी रैंडम पर्सन आके कंप्लेंट कर सकता है, या जो कंप्लेनेंट है उसे ही आना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि सेक्शन 200 ऑफ सीआरपी से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ऑफेंसेस ना बेसिकली फीमेल के अगेंस्ट है। 509 ये ऑफेंस है कि जब आप किसी औरत पर जो है उसे हरासा करो, उस पर गलत किस्म के नारे कसो। 354 ये है कि आप पब्लिक प्लेस पे जो है बेहुरमती करो किसी लेडी की, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दो। 376 जो है वो रेप के ऑफेंस से डील करता है। तो ये ऑफेंस जो है वो उसकी बॉडी के अगेंस्ट प्राइवेट ऑफेंस है, उसके अगेंस्ट ना। तो यहाँ पर और ये और बार लगाता है यहाँ पर कानून कि इसकी मौजूदगी में ही इन ऑफेंसेस की जो है वो कंप्लेंट ली जाएगी, और पुलिस ऑफिसर ये इसका बयान उसने खुद ही देना है। तो इन ऑफेंसेस के हवाले से तो उसने खुद ही आके कंप्लेंट करनी है। बाकी ऑफेंसेस के हवाले से जो है वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी ये कहता है कि आप कोई भी कंप्लेंट आके कंप्लेन कर सकता है, डायरेक्ट विक्टिम का आना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इन ऑफेंसेस के हवाले से यानी 509, 376 और 354 के हवाले से ऐसा करने के पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक यही है कि भाई देखें, अगर ऐसा ना करते तो लोगों ने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमों की, झूठी इस्तगासा की ना लाइन लगा देनी थी। तो इसलिए उनके इस तरह के केसेस के अंदर तो उनको पर्सनली तौर पर पार्टी और उनकी कंप्लेंट के थ्रू बगैर जो है वो केस नहीं रिपोर्ट होता। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। एक तो ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया था, इससे रिलेटेड ये जजमेंट इंडिया की है जो कि कहती है कि हाँ, किया जा सकता है, कंप्लेंट भी कोई भी बंदा कर सकता है, पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू हो सकती है। लेकिन ये जो मेंशन किए हुए हैं सेक्शन, ये जो स्क्रीन पर आपको सेक्शन शो हो रहे हैं, इन सेक्शन के अंदर जो कोई ऑफेंस मेंशन किया हुआ है तो वहाँ पर कंप्लेनेंट का खुद आके कंप्लेन करना ज़रूरी है, पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू नहीं हो सकते। और अगर किसी स्पेशल लॉ के अंदर मना किया हो गया हो तो तब नहीं हो सकते। लेकिन ये जजमेंट जो है वो जस्ट हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिहाज से कर सकते हैं। हम इसे अपने किसी
कोर्ट के अंदर कोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंस के कॉन्सेप्ट के तहत और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की तकलीद के कॉन्सेप्ट के तहत हमारी हायर कोर्ट के डिसीजन हम पर बाइंडिंग होंगे, दूसरी मुल्क की कोर्ट के डिसीजन हम पर बाइंडिंग नहीं होते। लेकिन अपने मुल्क के अंदर हम लोग ये इस सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1 क्लास सी का हवाला दे सकते हैं कंप्लेंट के हवाले से, क्योंकि वह ये कहता है कि कंप्लेंट भी कोई भी बंदा कर सकता है, पावर ट्रेनिंग के थ्रू की जा सकती है, इस पे बार नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि क्या एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे केस को विड्रॉ कर सकता है या कंप्रोमाइज़ कर सकता है? ये क्वेश्चन इस जजमेंट के अंदर तो हेल्ड नहीं किया गया था, ये वैसे मेरे माइंड के अंदर आया था, तो मैंने इसके मतलब थोड़ी सी सर्च की कि जैसा कि मैंने आपके साथ कहा कि इस केस के अंदर ये पॉइंट हेल्ड किया गया था, सॉरी, इस केस के अंदर इसके डिसएडवांटेजेस ये हो सकते थे, जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस तरह लोग गवाह को ख़रीद लेते हैं, इसी तरह लोग एजेंट के साथ भी तो सेटिंग कर सकते हैं कि वो आपका केस ख़राब कर दे, क्योंकि वो एजेंट है, एंजल नहीं है। तो अगर वो उससे प्रेशराइज़ करें कि भाई आप केस, अभी तो आप ही केस को लीड कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, आप केस वापस ले लो, आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, हम आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं। तो क्या एजेंट ऐसा करने का इख्तियार रखता है? तो इसके हवाले से ये जजमेंट है PLG 2024 लाहौर 262। इस जजमेंट के अंदर ये पॉइंट हेल्ड किया गया है कि प्रिंसिपल सॉरी एजेंट ऐसा कोई इख्तियार नहीं रखता। पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ और सिर्फ अटर्नी को इतने इख्तियार देती है जितने एक्सप्रेसिवली तौर पर उसमें मुख्तारनामे में स्पेसिफाई किए गए हैं, इससे ज़्यादा वो उसे कोई इख्तियार नहीं देती। यानी ना तो वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ना ही वो केस को विड्रॉ कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जब तक प्रिंसिपल उसे खुद डायरेक्टली तौर पर इख्तियार ना दे। अब प्रिंसिपल को खुद भी इतना सेंसिबल होना चाहिए कि वो उसे ऐसा इख्तियार ना दे, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर किसी भी वक्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उनका क्या स्टेटस होता है? तो इससे रिलेटेड प्रोविजन है पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 का सेक्शन 2, जो कि आपको कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट अटर्नी के बिहाफ पे प्रिंसिपल एग्जीक्यूट करेगा, उनका लीगल अफेक्ट होता है, वो वैलिड माने जाएंगे। अब कुछ सेंसिबल बंदे होंगे, उनके माइंड में क्वेश्चन रेज आएगा कि अच्छा ठीक है भाई, सेक्शन 2 ऑफ द पावर अटर्नी एक्ट कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट करेगा वो वैलिड माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो वो उसके बिहाफ पे कंप्रोमाइज़ भी कर ले, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन तो वो फिर डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो उस कंप्रोमाइज डीड को दिखाया जा सकता है और केस को रफा दफा करवाया जा सकता है। वो फौरी तौर पर ये माइंड में उनके क्वेश्चन आ रहा होगा, और किसी हद तक उनका ठीक भी है। लेकिन जो उनसे भी ज़्यादा लीगली अवेयर होंगे, उन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर के कॉन्सेप्ट का पता होगा, वो कहेंगे कि भाई देखें, उससे क्या उसने उसको इतना इख्तियार दिया था? अगर तो उसने पावर ऑफ अटर्नी में उसे इख्तियार दिया ही नहीं था, तो जो इसका एक्शन है वो अल्ट्रा वायर है। इसका मतलब ये कि ये जो उसने डॉक्यूमेंट साइन किया भी है, वो अपनी बियॉन्ड द पावर किया है, इसका उसको उसके पास इख्तियार नहीं था, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया जाए। हम देखते हैं कि जब कोई कोर्ट भी अगर अपनी पावर से एक्सीड करके कोई जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर लेती है, तो उसके केस को भी ख़त्म करवा दिया जाता है, रिजेक्ट करवा दिया जाता है, उसको चैलेंज कर लिया जाता है उस डिसीजन को। तो जब कोर्ट को नहीं बख्शा जाता इस अल्ट्रा वायर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो एक आम आदमी की मुख्तार की क्या हैसियत है? ठीक है, सो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि कितनी तरह के रॉन्ग हैं लॉ में। तो भाई लॉ के अंदर ना 2 तरह के रॉन्ग्स हैं, एक है पब्लिक रॉन्ग, एक है प्राइवेट रॉन्ग। इनके दरमियान डिफरेंस यही है, इनको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनके दरमियान डिफरेंस किया है कि पब्लिक रॉन्ग बेसिकली इस तरह का रॉन्ग होता है जो कि पब्लिक राइट की वायलेशन करे, जो कि पूरी ओवरऑल कम्युनिटी को अफेक्ट करे। और प्राइवेट रॉन्ग ऐसा रॉन्ग होता है जो कि सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, या जब 2 पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट हो तो उसे हम प्राइवेट रॉन्ग कहते हैं, या जो प्राइवेट राइट की वायलेशन करे तो हम प्राइवेट रॉन्ग कहते हैं। गवर्नेंस की अगर हम बात करें कि कौन सा लॉ इन रॉन्ग से डील करता है, तो पब्लिक रॉन्ग डील किया जाता है क्रिमिनल लॉ के थ्रू, और प्राइवेट रॉन्ग डील किया जाता है सिविल लॉ के थ्रू। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पब्लिक रॉन्ग जो कि क्राइम हो, इनका दूसरा नाम क्राइम है, तो इसमें आ जाता है मर्डर, टेररिज्म और कोई भी दूसरा ऑफेंस। इसके अलावा जो सिविल रॉन्ग है इसमें आ सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका,
उसके अलावा जो है वो कोई भी किसी ज़बरदस्ती से अगर कोई आपकी लैंड पे कब्ज़ा कर ले या आपको रॉन्गफुली जो है वो टेनेंट को निकाल दिया जाए, और भी कोई सिविल डिस्प्यूट्स वगैरह, ये सारे जो हैं वो आपके प्राइवेट रॉन्ग में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस डिसीजन को हेल्ड करते हुए कोर्ट के नज़र में आया था, वो पर्पस ऑफ एफआईआर है कि एफआईआर का पर्पस क्या होता है। तो एज़ पर दिस जजमेंट 2020 पीसीआर एलजे 742, सो पर्पस ऑफ द एफआईआर ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट 2020 पीसीआर एलजे, तो पर्पस ऑफ एफआईआर की अगर बात करें तो एफआईआर का जो पर्पस होता है वो जस्ट इतना है कि इस एफआईआर का पर्पस ये होता है कि क्रिमिनल एक्शन स्टार्ट हो जाए एक्यूज़ के अगेंस्ट। इसका पर्पस उसको गिल्टी डिक्लेयर करना नहीं होता। अगर गिल्टी डिक्लेयर करना नहीं होता, ये बात जो है वो हेल्ड की गई है जजमेंट 2020 पीसीआर एलजे 742 के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कोर्ट के सामने था इस डिसीजन को विद पर रीजनिंग देते हुए, वो ये था कि प्रोटेक्टिव बेल क्या हो। उन्होंने ये क्वेश्चन था कि क्या एक ओवरसी पाकिस्तानी भी अपने अटर्नी के थ्रू प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और अब चूँकि अब आपने पढ़ना है तो आपको प्रोटेक्टिव बेल का भी पता होना चाहिए, सो लिहाजा मैंने इस तरह क्वेश्चन बना दिया कि प्रोटेक्टिव बेल को डिफाइन करें और क्या अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने अटर्नी के थ्रू प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई कर सकता है। अब मैंने जब ये जजमेंट पढ़ी ना, तो इस सारे जो भी इस क्वेश्चन कोर्ट के सामने इस डिसीजन को हेल्ड करते हुए जो मेन फैक्ट एंड इशू है उसका डिसीजन करते हुए जितने भी सवाल उसके सामने आए, तो उन तमाम सवालों में से मुझे ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। क्योंकि देखें हमने, और एक वो कंप्लेंट वाला, ये दो सवाल मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे। बाकी सारे में मैंने बस सिर्फ प्रॉपर रीजनिंग के लिए ऐड कर दी, लेकिन ये दो सवाल जो है मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे जो कोर्ट ने मेन फैक्ट एंड इशू के साथ डिसाइड किए। तो इसमें से ये जो दूसरा सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट मुझे लगा, इसमें ये था कि देखिए हमने जजमेंट में पढ़ा कि एफआईआर पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू दर्ज करवाई जा सकती है। मतलब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इख्तियार मिल गया कि वो पाकिस्तान में नहीं है, और अगर उसका अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो मुख्तारनामे के थ्रू जो है वो उस ऑफेंस को एफआईआर के थ्रू रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसके उस उसके ऊपर अब वो एफआईआर नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट किसी ने एफआईआर कर दी है, तो क्या अब उसके पास कोई रिलीफ नहीं है। अब अगर मतलब अब वो क्या उसके अगेंस्ट, मतलब इस केस में तो ये था ना कि वो एफआईआर कर रहा था। ये सिचुएशन बता रही है कि अगर उसके अगेंस्ट एफआईआर हो जाए तो वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो अब वो उसके पास क्या रेमेडी है। तो रेमेडी उसके पास ये है कि वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। किस तरह, ये इस जजमेंट में 2023 पीसीआर एलजे 219 पेज के अंदर बताया गया है कि जब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने अटर्नी के थ्रू प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर सकता है ताकि वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट रजिस्टर एफआईआर हुई है उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके। मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू द जजमेंट हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि आप एफआईआर अटर्नी के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट किसी ने एफआईआर कर दी है तो अब आप वहाँ पर तो आप कंप्लेनेंट थे ना, कंप्लेनेंट थ्रू अटर्नी थे। इस डिसीजन में ये बताया जा रहा है कि आप एक्यूज थ्रू अटर्नी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो और आप मुलजिम हो, तो तब भी आप जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अपने अटर्नी के थ्रू और प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आ जाता है कि प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है। सो प्रोटेक्टिव बेल का जो दूसरा नाम है वो है ट्रांसिस्ट बेल। ये बेसिकली, सो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है। प्रोटेक्टिव बेल का दूसरा नाम ट्रांसिस्ट बेल है। ये एक प्री अरेस्ट बेल की काइंड है। ये बेसिकली प्रोटेक्टिव बेल बेसिकली कोर्ट का एक टेम्परेरी अबूरी ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्यूज को इमीडिएट अरेस्ट से, और उसको एक प्रोवाइड करती है टाइम पीरियड ताकि वो अपनी प्रॉपर एप्रोप्रिएट कोर्ट के अंदर अप्रोच करके हाजिर होकर अपनी प्री अरेस्ट बेल ले ले। अब ये आपको इस तरह समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि अगर एक पर्सन है जो कि सरगोदा का रिहायशी है और वो जाता है फैसलाबाद या लाहौर घूमने। अब जिस टाइम वो वहाँ पर छुट्टियों पर गया हुआ है, किसी ने यहाँ पर सरगोदा पे इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। अब वो बंदा क्या करता है कि उसको जो है सरगोदा की कोर्ट में जाके अपने लिए प्री अरेस्ट बेल लेने के बजाय उसको ये ख़तरा है कि जब तक मैं सरगोदा पहुँचूँगा मुझे रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो वो वहाँ अपने जहाँ पर लाहौर में है तो वहीं रेलेवेंट शहर के अंदर रेलेवेंट अदालत जो कि हाई कोर्ट के पास 498 ए के तहत पावर है प्रोटेक्टिव बेल देने की भी, प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करने की भी, वो वहाँ पेश होगा। वहाँ से जो है वो ये ऑर्डर लेगा और फिर अपने रेलेवेंट कोर्ट के अंदर आके अपनी शहर की वहाँ से जो है वो अपनी
प्री अरेस्ट बेल अप्रूव करवाएगा। सो ये बेसिकली प्रोटेक्टिव बेल होती है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो उसमें ये डिस्कस किया गया है कि किन फैक्टर के ऊपर आपको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट की जाती है। सो ये प्री अरेस्ट बेल जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट जो कि यहाँ पर मेंशन है कि 2023 SCR 975 इसके अंदर ये हेल्ड किया गया है कि प्री अरेस्ट बेल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर ही ग्रांट किया जाता है। लाइक अगर ये इसलिए तब दिया जाता है इनोसेंट पीपल की आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अगर ये साबित हो जाए कि इसके फैक्ट से क्लियर हो कि इनके ऊपर मेलाफाइड इंटेंशन के तहत अपने अल्टीरियर मोटिव को, अपने हिडन अजाइम को हासिल करने के लिए फेक FIR की गई है, तो इस चीज़ से उनको बचाने के लिए क्योंकि एज़ पर आर्टिकल 9 राइट ऑफ लिबर्टी हर बंदे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसलिए उस बंदे को फिर बेल दे दी जाती है, फ्री अरेस्ट बेल दे दी जाती है जब क्लियर हो रहा हो कि भाई हाँ उसको झूठे मुकदमेबाजी में फंसाया गया है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन मिलता है लाइक दैट ऑफ दैट सिचुएशन अगर साबित हो जाए कि इसको झूठे मुकदमेबाजी में फंसाया जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्लीडर और प्रोसिक्यूटर, क्योंकि हमने कहा था कि मैंने कहा था कि तीसरा रीज़न जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्लीडर और रिप्रेजेंटेशन हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पार्ट है। क्यों? क्योंकि स्टेट और एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट सारे प्लीडर और प्रोसिक्यूटर के थ्रू केस अपना रिप्रेजेंट करते हैं, खुद डायरेक्टली तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करते। तो प्लीडर और प्रोसिक्यूटर भी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटर हैं और इनकी डेफिनेशन जब आपने देखनी है तो प्लीडर की डेफिनेशन के लिए आप सेक्शन 4 और CRPC देखें, प्रोसिक्यूटर के लिए सेक्शन 40 देखें। अगर मैं नॉर्मली इनका कंक्लूजन करूँ कि बेसिकली प्लीडर और प्रोसिक्यूटर क्या होता है, तो होते तो दोनों ये रिप्रेजेंटेटर हैं। प्लीडर रिप्रेजेंट करता है एक्यूज्ड और क्रिमिनल को, प्लीडर एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट को। प्लीडर बेसिकली ऐसा पर्सन होता है जो कि कोर्ट की परमिशन के साथ कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर पार्टीज़ को यानी कि एक्यूज और कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं प्लीडर। और प्रोसिक्यूटर वो बंदा होता है जो कि स्टेट के बिहाफ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है क्रिमिनल केसेस के अंदर, और जो सेक्शन 492 के तहत अपॉइंट हो, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर के बिहाफ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर को प्रेजेंट करे, उसे हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लोग क्या हैं, ये रिप्रेजेंटेटर हैं। तो अब ये इनकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, और उसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। वो ये था कि जब मैंने कहा था कि 2 डिसएडवांटेजेस इस केस के हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये था कि लोग एजेंट के साथ सेटलमेंट करेंगे, कंप्रोमाइज़ करके उसे ब्राइब देके आपको केस ख़राब करने की और अपने अगेंस्ट केस को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैंने इसके साथ आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके पास ये इख्तियार ही नहीं होता। उस डिसएडवांटेज के लिए तो हमने रेफरेंस दे दिया कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा मैंने कहा था कि इसका ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि लोग जो है आपके ख़िलाफ़ जो कि उन्हें इख्तियार मिल गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हम लोग FIR दर्ज करवा सकते हैं, तो फेक केसेस होने की चांसेस हैं। लोग आपको अपने हिडन डिज़ाइन पूरा करने के लिए आपके ऊपर फेक FIR करवा सकते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में एग्रीड पार्टी के पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है? तो वो कह रहे हैं कि वो उन तमाम रेमेडीज़ का एंटाइटल है इस तरह की सिचुएशन में जो कि रेलेवेंट सेक्शन में जो कि स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इनके अंदर बताई गई हैं। यानी कि उस 182 का इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि 182 डील करता है फेक FIR से। अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आपके थ्रू फेक FIR करवाता है और आपको पता है कि ये फेक है, तो अगर ये हो जाती है साबित कि वो गलत FIR उसने आप पे करवाई थी, आपने तो ऑफेंस किया ही नहीं था, तो आप उस पे 182 का पर्चा करवा सकते हो, आपके पास भी यही रेमेडीज़ है। तो ये हमारे आवाज़ ओवरऑल ये डिसीजन था, जजमेंट थी लाहौर हाई कोर्ट की मिस्टर मोहम्मद अमजद रफ़ीक सर की, जिसमें उन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने ये पॉइंट हेल्ड किया है कि FIR पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जमा करवाई जा सकती है। FIR दर्ज करवाने के लिए आपका विक्टिम एग्रीव पार्टी होना ज़रूरी नहीं है, ना विक्टिम के साथ कोई ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग है, और जो कि ये पब्लिक रॉन्ग है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है। सो हर एक आम आदमी की, रैंडम पर्सन की, सिटीज़न की जिम्मेदारी है, उसकी पब्लिक ड्यूटी है कि वो क्राइम को रिपोर्ट करे। सो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट केस लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।